Good afternoon, friends. Yes, guys. So the last lecture before दिवाली के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। सिर्फ वो कब मिलेंगे वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। जो टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं अपने को। अभी बता देता हूँ। नवंबर सीम्स टू बी प्रॉब्लम फॉर मी। नवंबर में मैं वैसे अब दिवाली के बाद मैं नहीं के बराबर ही हूँ। मेरे घर में ही शादी है। तो मैं नवंबर एंड में तो 6 दिन 7 दिन पुणे में ही नहीं हूँ मैं। सो नवंबर में तो नहीं, बट एनीवे दिसंबर पूरा फ्री है अपने पास। तो दिसंबर महीने में वी विल बी अगेन मीटिंग। दोज हु आर इन पुणे दे कैन कम डाउन हियर इन द क्लासरूम। दोज हु आर अटेंडिंग इट ऑनलाइन, ऑनलाइन मैं आपको बता दूंगा कब मिलना है। तो ऑनलाइन आ जाओ। जो 3 पेपर है पिछले लास्ट प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स वो सॉल्व करा देता हूँ। और क्या पता उसके साथ साथ आने वाला अटेम्प्ट भी कुछ कवर हो जाए। सो दिवाली के बाद हम फिर मिलेंगे। मी पुन्हा येईन। प्रॉब्लम नंबर कौन से बाकी है? 6 एंड 7। चलो क्विकली कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ी पढ़ाई की बातें करेंगे आज। नको नको मोटिवेशन नको, मोटिवेशन। मैं बोला ना, मैं मोटिवेशन देने जितना महान हस्ती हुई नहीं रे बाबा। मोटिवेशन बड़े आदमी से रहना चाहिए जिंदगी में, जिसने बहुत कुछ किया है। अपना क्या है? क्या बोला? गाना गाएंगे। यस, हम होंगे कामयाब। 6 सम। गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर एंड नियर यूट्यूब स्टूडेंट्स। सिमरन, केसर, रिया, दानिश, कादम्बरी, प्रिया, योगिता, शिवानी। एक ही दानिश बेचारा लड़का है, बाकी सारी लड़की है ऑनलाइन में। मामे। समरी ऑफ receipts and payment account of Amma Society, AMA। अम्मा नहीं, अम्मा लिखो। इन द बुक्स ऑफ AMA सोसाइटी, प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 32। मी पुन्हा ये असं म्हणणारे परत येत नाहीत बरं का। जिनको नहीं समझा पोगो देखो। हाँ। इन द बुक्स ऑफ, मोदी जी आए और उन्होंने मैसेज लिखा लेकिन डिलीट कर दिया, कुछ तो हो गया। इन द बुक्स ऑफ AMA सोसाइटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2021। एक बार हेडिंग लिख लो, फिर लाइन मारो। 10 लाइन्स, 10 लाइन्स। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट as at 31st March 2021, 8 लाइन्स। बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्किंग नोट में, क्योंकि तो ओपनिंग कैपिटल फंड डायरेक्टली दिया है सब में। तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5 लाइन्स। मेडिसिन अकाउंट 5 लाइन्स। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट
creditors for medicines account. Equipment account. Equipment account. That's it. कैपिटल फंड बना दो, कैपिटल फंड अकाउंट. बिल्डिंग की जरूरत नहीं, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन. कैपिटल फंड अकाउंट 5 लाइन्स. ड्रॉ द फॉर्मेट. यस, गुड आफ्टरनून गाइज. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके मेल मुझे मिले कल से अभी तक 12-15 मेल आ चुके हैं आपके. सबको मैं अभी बेटा फुर्सत में, कल छुट्टी है कल से, तो मैं मेल के रिप्लाई में आपको थ्योरी का बुक पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है. चलो लाइन मारो फटाफट. क्या है ठाकुर साहब, क्यों हंस रहे? ले, तेरे ऊपर भी कमेंट आया रे, ठाकुर साहब को लाइन मारने नहीं आती होंगी इसलिए हंस रहे होंगे बोले. सर ये सारे वर्किंग नोट बनाने जरूरी नहीं है ना? सारे एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में भी हो सकते हैं, हो सकते बेटा. बस कॉन्फिडेंस चाहिए कि अपन जो कर रहे हो बराबर है, ऐड और लेस. क्या है ना, वर्किंग नोट्स में गलती नहीं होती. करे स्टार्ट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीट पेमेंट, रिसीट साइड सेकेंड लाइन. एक मिनट, रिसीट पेमेंट तो बना ही नहीं रहे ना आप. गो टू, एक मिनट, गो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्रेडिट साइड सेकेंड लाइन, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 5 lakhs. डोनेशंस रेस्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू रिसीट है ये डोनेशन जो है रेवेन्यू है. इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में बाय डोनेशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,50,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 90,000 बोला है. गो टू इनकम साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 90,000. हिडन एडजस्टमेंट है बेटा. 9% से 90,000 अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट कितना रहना चाहिए? 10 लाख रुपए होना चाहिए. बैलेंस शीट एसेट साइड 9% इन्वेस्टमेंट्स 10 lakhs. 9% इन्वेस्टमेंट्स 10 lakhs.
income expenditure by charity show collection, by charity show collection 1,25,000। आप लोगों ने क्रेडिटर्स फॉर मेडिकल सप्लाई बनाया हुआ है अकाउंट, डेबिट साइड सेकेंड लाइन टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक 3 lakhs। इनकम एक्सपेंडिचर साइड टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 1 lakh, टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 1 lakh। टू सैलरीज वहीं पे इनकम एक्सपेंडिचर में 2,80,000। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000। इक्विपमेंट परचेस कहाँ आएगा? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट साइड सेकेंड लाइन टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक 1,50,000। चैरिटी शो एक्सपेंसेस गो टू इनकम एक्सपेंडिचर साइड। अब आप ये एक्चुअल में इनकम में आपने चैरिटी शो कलेक्शन लिखा है ना, उसमें से नेट आउट करके भी दिखा सकते हैं आप, बट वो आपने आउटर कॉलम में लिख दिया रहेगा ना, डेबिट साइड में लिख दो टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 15,000। Subscription due at the beginning. What was the entry passed last year? Outstanding subscription to subscription. This year, subscription to outstanding subscription. Debit side first line, subscription account. To subscription due 15,000. Credit side last line before total, by subscription due 22,000. Balance sheet asset side subscription due 22,000. Last year's advance subscription, what was the entry passed? Subscription to advance subscription. This year, advance subscription to subscription. Subscription credit side, first line, by advance subscription कितना है? 12,000। फिर इस साल अगले साल के लिए मिला हुआ 7,000 है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड लास्ट लाइन टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,000। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,000। गो टू balance sheet liability side, keep one line blank for capital fund, then write down advance subscription 7,000. Stock of medicines debit side of medicines account, to balance brought down, to balance brought down 1 lakh. Credit side last line before total, by balance carried down
1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बना रहे हैं आप एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000। क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। Debit side last line before total, to balance carried down 1,30,000। लिखा। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स फॉर मेडिकल सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई 1,30,000। इक्विपमेंट अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,10,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,10,000। Credit side last line before total, buy balance carried down 3 lakhs। Balance sheet asset side, equipment 3 lakhs। बिल्डिंग बेटा ओपनिंग में कितना था दिया हुआ वैल्यू प्रॉब्लम में? 5 लाख है। और क्लोजिंग में कितना है? और दूसरा कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, इसका मतलब डिक्रीज क्यों होगा? ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन की वजह से ही होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में आओ, टू डेप्रिसिएशन, इनर कॉलम बिल्डिंग, अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखो 20,000। नेक्स्ट लाइन पे इक्विपमेंट लिख के ब्लैंक छोड़ दो, जब आएगा तब लिख देंगे अपन। इक्विपमेंट कीप इट ब्लैंक। बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्डिंग 4,80,000 बरोबर। बैलेंस शीट एसेट साइड ओनली, कैश बैलेंस 90,000। आपने कैपिटल फंड अकाउंट बनाया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अपने को रेडीमेड दे दिया प्रॉब्लम में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? ओपनिंग बैलेंस 18,03,000 आया। आना क्या है, दिया ही है। अगला अकाउंट बोल तो अकाउंट क्लोज करना है, बोलो लाइन से। सब्सक्रिप्शन क्या मिसिंग है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। कितना रहे बैलेंसिंग फिगर? 5,12,000, 5,12,000। गो टू इनकम एक्सपेंडिचर बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 5,12,000। नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंट इज मेडिसिन, मेडिसिन ना, एक मिनट, मेडिसिन बाद में, पहले क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई लो। परचेसेस मिसिंग है क्रेडिटर्स के अकाउंट में, बाय परचेसेस
बाय परचेसेस। कितना? 3,40,000। गो टू मेडिसिन अकाउंट, टू परचेसेस 3,40,000। अब मेडिसिन का अकाउंट तुम क्लोज कर सकते हो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो बेटा। 2,90,000, 2,90,000। इनकम एक्सपेंडिचर टू मेडिसिन 2,90,000। नेक्स्ट अकाउंट इज इक्विपमेंट में क्या मिसिंग है? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2,10,000। एडिशंस कितने हुए? 150। बोले तो 360 होना चाहिए, बट क्लोजिंग कितना है? 3 lakhs है, मतलब 60,000 का डेप्रिसिएशन है। इक्विपमेंट अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 60,000 एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। ऊपर आपने इनकम एक्सपेंडिचर में ब्लैंक रखा हुआ है, देखो डेप्रिसिएशन लिख के। इक्विपमेंट के सामने लिख दो 60,000, फिर आउटर कॉलम में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 80। अगला अकाउंट हो गए, करो कंप्लीट। इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करो, सरप्लस है या डेफिसिट है ढूंढो। सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है? हाउ मच? 1,02,000। कैपिटल फंड में ऐड करो 1,02,000। क्लोजिंग कैपिटल फंड 19,05,000। 19,05,000 क्लोजिंग कैपिटल फंड आया। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। टल्ली हो रही क्या? देखो बैलेंस शीट। डन। लास्ट प्रॉब्लम, सेवेंथ। The income and expenditure account of Women Club for the year ended on 31st December 2021 is as follows.
Salary, general expenses, audit fees, secretaries, honorarium, stationery and printing, annual dinner expenses, interest and bank charges, depreciation, surplus, subscription, entrance fees, contribution for annual dinner, annual sports meet receipts. This account had been prepared after following adjustment. Subscription outstanding at the end of 2020, subscription received in advance, subscription received in advance at the end, subscription outstanding at the end. Salaries outstanding at the beginning and at the end of 21 were 4,000, 4,500. General expenses include insurance prepaid to the extent of 600. Audit fees for the year 2021 is as yet unpaid. During the year 2021, audit fees for the year 2020 was paid amounting to 2,000. Club owned a freehold lease of ground valued at 1 lakh. Club had sports equipment on 1st January 2021 valued at 26,000. At the end of the year after depreciation, this equipment amounted to 27,000. In the year, club had raised a bank loan of 20,000. This was outstanding throughout the year. On 31st December 2021, cash in hand was 16,000. You are required to prepare receipts and payment account and balance sheet as on that date. इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट बनाने को बोला है. चलो लास्ट समय सॉल्व करते हैं. In the books of Women Club, in the books of Women Club, receipts and payment account for the year ended, receipts and payment account for the year ended 31st December 2021. 31st December 2021. Ten lines, 10 to 12 lines. Balance sheet as at 31st December 2021. Ten lines. 8 lines will be sufficient. 8 lines. 8 lines. Working notes. Working notes. Balance sheet. Bracket opening. Bracket opening. As at 31st December 2020. Eight lines. Salaries account 5 lines. Salaries account 5 lines. General expenses account 5 lines. Audit fees account 5 lines. Subscription account 5 lines. Sports equipment account 5 lines.
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट 5 लाइन्स. कैपिटल फंड अकाउंट 5 लाइन्स. Draw the format. करे स्टार्ट. कल वो मैक्सवेल पागल हो गया था रे. पागल बोल तो क्या, उसको खिलाया पिलाया था कि क्या, क्या मालूम यार.
चलो करें स्टार्ट। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ विमेन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2021 is as follows. Salaries, go to salaries account, credit side, second third line by income and expenditure account 47,500. Shreya, credit side by income and expenditure account 47,500. General expenses account by income and expenditure account 5,000. Credit side second third line. Happy Diwali Parth. Audit fees account credit side second third line. अरे वो जा रहा है इसलिए बोला. By audit fees account audit fees account credit side second third line by income and expenditure account. ऑडिट फीस के इतने छोटे अमाउंट में बोलता नहीं, तुम जानते हो, लिख दो देख के. मिनिमम 10,000 का अमाउंट रहता है जो बोलने का ऑडिट फीस का, उससे नीचे का अमाउंट अपन बोलते भी नहीं. अल्लाह जिंदगी के इतने खूबसूरत पल यहाँ सीए के ये कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में ऐसा इतनी सी फीस कमाएंगे क्या? हट. बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी अमाउंट लिखी हुई है वो देख के लिख दो. सेक्रेटरी के ऑनरेरियम में कोई एडजस्टमेंट है नहीं. गो टू पेमेंट साइड बाय सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 10,000. बाय सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 10,000. वहीं पे बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4,500. बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4,500. बाय एनुअल डिनर एक्सपेंसेस बाय एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 15,000. बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 1,500. इक्विपमेंट अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन 3,000. इक्विपमेंट अकाउंट बनाया ना, क्रेडिट साइड सेकंड थर्ड लाइन बाय डेप्रिसिएशन 3,000. 3,000. Where will you take surplus, guys? Very good. Capital fund account, credit side second line. By surplus for the year 6,000. 6,000. Subscription account, debit side second third line to income and expenditure account 75,000. Receipt payment, receipt side to entrance fees second line. Just 1 minute, guys.
यस गाइज, क्या लिखा आपने? रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड में सेकेंड लाइन पे टू एंट्रेंस फीस 2500, वहीं पे टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 10,000, देन टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स, वहीं पे टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स 7,500, ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ, ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट 1 में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, प्रॉब्लम में दिया हुआ ये सब 6,000, go to liability side सेकेंड लाइन एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,500, ओपनिंग में ही है, ओपनिंग में ही क्लोजिंग बैलेंस शीट एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,700 दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,700 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,500 एसेट साइड में। हो गया? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का रिवर्सल 6,000, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 4,500, देन credit side last line before total buy outstanding subscription 7,500, buy outstanding subscription 7,500, debit side last line before total to advance subscription बोलो 2,700, opening balance sheet liability side outstanding salaries 4,000, opening balance sheet liability side outstanding salaries 4,000, closing balance sheet outstanding salaries 4,500, 4,500, हो गया? Go to salaries account, credit side first line
बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पिछले साल का रिवर्सल। बोलो बेटा। $4,000. Debit side, last line before total. Two outstanding salaries. Two outstanding salaries. 4,500. आगे लिखा है बेटा, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 600. Go to general expenses account, credit side, last line before total, by prepaid insurance 600. By prepaid insurance 600. Closing balance sheet asset side, prepaid insurance 600. Prepaid insurance 600. Done. Audit fees for the year 2021 is yet unpaid. Audit fees for 2021 is as yet unpaid. इस साल का ऑडिट फीस अनपेड है। तुमने ऑलरेडी ऑडिट फीस अकाउंट में बाय इनकम एक्सपेंडिचर लिखा है, कितना है वो, कितना है? तो ये अनपेड है, बोलता आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल का जो ऑडिट फीस का खर्चा है वो अनपेड है बोल रहे हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग है, फिर पूरा की पूरा अकाउंट क्लोज नहीं करना है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखना है। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट साइड, यामिनी सोमन, डेबिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। अमाउंट कितनी है मैं बताता हूं आपको, इट इज 25,000 डिवाइडेड बाई 10। समझा क्या कितना है? हाँ, go to closing balance sheet liability side, outstanding audit fees। जिनको नहीं समझा पोगो देखो, तू तो पक्का देख। क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, जो अमाउंट है वो लिख दो। देन आगे क्या लिखा है, ऑडिट फीस का एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर 2021 ऑडिट फीस फॉर द ईयर 2020 वाज पेड अमाउंटिंग टू, पिछले साल का इस साल पे हुआ है, वो तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाय 10। go to audit fees account, credit side first line, by outstanding audit fees, by outstanding audit fees, जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो, और अब इस साल ये पे भी हो गया है। रिसीट पेमेंट, पेमेंट साइड, बाय ऑडिट फीस, बाय ऑडिट फीस कितना पेमेंट करेंगे, लिख दो 20,000 डिवाइडेड बाय 10। हाँ, 2 लाख डिवाइडेड बाय 100। गो टू ऑडिट फीस अकाउंट, डेबिट साइड सेकेंड लाइन, टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट, वही अमाउंट जो पेमेंट में लिखी है रिसीट पेमेंट के। और इसके बाद तुम्हारा ऑडिट फीस अकाउंट टैली हो गया। देखो हो रहा है क्या, टैली
कितने पे टैली हुआ? करेक्ट है। हुआ क्या? कर्नाटक। द क्लब owned a freehold lease of ground valued at 1 lakh. Opening balance sheet, leasehold ground, 1 lakh. Leasehold ground, 1 lakh. Closing balance sheet, same. Freehold, नहीं, leasehold ground, 1 lakh. Opening balance sheet, sports equipment, 26,000. Opening balance sheet, sports equipment, 26,000. Asset side में है. Closing balance sheet, sports equipment, 27,000. 27,000. अकाउंट बनाया ना इक्विपमेंट का. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 26,000. Credit side, last line before total, buy balance carried down. बोलो. 27,000. Opening balance sheet, liability side, bank loan, 20,000. Closing balance sheet, bank loan, 20,000. ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है बैंक लोन, 2020 में लिया हुआ है, और वो पूरा आउटस्टैंडिंग ही बोला है 2021 में भी. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बैंक लोन 20,000 आएगा. बराबर. कैश इन हैंड कितना है एट द एंड? एट द एंड नहीं है वो शायद. हाँ, एट द एंड ही है. एट द एंड ही है. हाँ, 16,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट कैश इन हैंड 16,000. कैश इन हैंड 16,000. Receipts payment side, last line before total, buy balance carried down 16,000. Buy balance carried down 16,000. लाइन से अकाउंट बताओ. सैलरीज, क्या लिखेंगे सैलरीज में? टू कैश और बैंक. टू कैश और बैंक कितना? कितना? 47,000. गो टू पेमेंट साइड बाय सैलरीज 47,000. जनरल एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक. टू कैश और बैंक, बोलो. 5,600. पेमेंट साइड बाय जनरल एक्सपेंसेस 5,500. 5,600, सॉरी. ऑडिट फीस तो शायद टैली हो गया है. देख लो एक बार. ऑडिट फीस टैली हुआ है ना. अगला अकाउंट, सब्सक्रिप्शन बाय कैश ऑब्लिक बैंक. बाय कैश ऑब्लिक बैंक,
कितना आया बेटा? 71 700. Receipt payment, receipt side to subscription. To subscription. Next, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. आई थिंक डिप्रिसिएशन तो आ गया है, तो एडिशंस मिसिंग है क्या? टू कैश और बैंक अकाउंट. टू कैश और बैंक अकाउंट 4000. Go to receipt payment side by sports equipment 4000. Next. कैपिटल फंड ना. एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस शीट अभी क्लोज नहीं हो सकता बेटा. क्यों नहीं हो सकता? कैश मिसिंग है और कैपिटल फंड भी मिसिंग है. दो फिगर्स मिसिंग है तो मैं क्लोज नहीं कर सकता. अब कैश कहां से मिलेगा? करेक्ट करेक्ट. रिसीट पेमेंट क्लोज करो. ओपनिंग कैश बैलेंस इज मिसिंग. रिसीट पेमेंट अकाउंट क्लोज करो. ओपनिंग कैश बैलेंस इज मिसिंग. फर्स्ट लाइन, टू बैलेंस कैरिड डाउन एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. $13,900 ओपनिंग कैश बैलेंस ना. एस्ट्रिस मार्क दिया उसको. सबका आया क्या रे? 13,900. कॉपी मत करो बेटा, कैलकुलेट करो. गलत हुआ है तो पूछो मेरे को, मैं समझाता हूं. कहां पे लेंगे इसको? ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट कैश इन हैंड 13,900 ना. अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर सकते हैं, आपको कैपिटल फंड मिलेगा. बोलो बेटा, क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना? 1,15,000. 1,15,400. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली फिगर. टैली हो रहा है ना?
What is the tally figure? 1,51,100. 151,100 is the tally figure, guys. किसी का नहीं आया है तो बोलो, मैं बताता हूं कहां गड़बड़ हुई है. I think all the problems are done in classroom itself. All the problems, all the topics, everything is done in the classroom. सर, अकाउंट करंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट बनाने के लिए 2 पेज यूज करें या एक पर ही फॉर्मेट बनाकर सॉल्व करें? इसके ऊपर आईसीआई की तरफ से तो कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं, बट बहुत सारे टीचर्स बोलते कि नहीं, एक पेज पे सॉल्व करो. बट मैंने तो हमेशा 2 पेज पे सॉल्व करा के दिया है. मेरे पहले के सारे स्टूडेंट्स दोनों पेज पे सॉल्व करते आए हुए हैं और सब लोग पास हुए हैं अच्छे मार्क्स के साथ. इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पेज पे भी सॉल्व करो. तो कैसे बैठेगा इतना बड़ा फॉर्मेट एक पेज पे? प्रैक्टिकली कैसे फिजिबल है ना वो? तुम अगर कॉन्फिडेंट हो कि एक पेज पे तुम कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेने के बजाय ऐसा वो लेके, आड़ा लेके, तो देखो तुम. बट दोनों पेज पे सॉल्व किया तो भी कोई इशू है नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम. As usual, whenever it comes to last day of the batch, lot of questions come to even my mind. स्टूडेंट्स के माइंड में तो होते ही है, बट मैं खुद भी हर बार सोचता हूँ कि आज क्या बात करें बच्चों से. कोई फिलोसॉफिकल टॉक देने का मूड मेरा वैसे भी नहीं होता. फिलोसॉफिकल टॉक देने जितना मैं कोई फिलोसोफर हूं भी नहीं. बच्चे मोटिवेशन मोटिवेशन बोलते हैं. हाँ. एक टाइम था, आज के 5-7 साल 10 साल पहले तक, 5-7 साल पहले तक, जहाँ पे थोड़े से कुछ चीजें क्लास में डिस्कस होनी जरूरी रहती थी और डिस्कस करते थे, जिससे बच्चे मोटिवेट होते भी थे. बट टाइम्स हैव चेंज नाउ. एंड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ गलत है, बट जनरेशन जो आ रही है उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें वो फिलोसॉफिकल लगने लग जाती है और लगता है कि ये लेक्चर देने लग गए, ज्ञान बांटने लग गए. जबकि वैसा नहीं रहता है. सामने बैठा हुआ इंसान तुम्हारे से कई गुना आगे, इसलिए वो सामने बैठा हुआ है. तो वो बोलता है तो उसकी बातों में कुछ तो रहेगा ना. ऐसा तो है नहीं कि जोर जबरदस्ती ला के तुमको बैठाया गया है, तो पैसे दे के तुम आके बैठे हुए हो. बट ठीक है, वो डिस्कशन में अपन जाएंगे नहीं. बट आज सवेरे भी दिमाग में आया था कि आज क्या बात करें. मुझे लगता है कि जो कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है स्टूडेंट्स के, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं ड्यूरिंग सेल्फ प्रिपरेटरी लीव. अब ये सेल्फ प्रिपरेटरी लीव ही है ना तुम्हारा. अगला क्लासेस वैसे खत्म हो गए. अब इसके बाद में लेक्चर्स होंगे भी, जैसे पेपर सॉल्व करना है वगैरह, तो वो 2-3 दिन का वो ठीक है. बट अदरवाइज आज वैसे देखा जाए तो तुम्हारे बैच का ये लास्ट लेक्चर है. द जर्नी विच स्टार्टेड फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑन 5th of April and for some of you on 5th of May and few of you on 1st of October, 2nd of October, those who joined for comprehensive revision. वैसे 5th of April and 5th of May वाले बच्चे तो अब समझो पिछले 6-7 महीने से हम लोगों से कनेक्टेड है, और आप लोग देख रहे हो कि क्या हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने में प्रिपरेशन किया हुआ है. हमने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है या अच्छा किया है, ये मैंने बोलना गलत रहेगा. वो तो आप जज करो क्या किया है क्या नहीं किया है. आप लोग जानते हो कि हमने एफर्ट्स लिए हैं या नहीं लिए हैं. जरूरी भी नहीं कि सबको लगे कि एफर्ट्स लिए. कोई बोलेगा नहीं यार. वी कैनॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरीवन. हम हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. सिर्फ अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट डे पे ये हर प्रोफेसर ने पूछना चाहिए खुद को, बच्चों को नहीं, खुद को,
कि भाई हैव आई रियली डन जस्टिस विद दिस बैच, मैंने इस बैच के साथ सच्ची में जस्टिस किया है क्या, मैंने, बच्चों ने क्या किया वो छोड़ दो। और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर खुद को ही दे पाता है प्रोफेसर, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो बैच सक्सेसफुल है। एफर्ट्स की जहां तक बात करें तो बेटा मुझे लगता है कि हमने अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट्स लिए हैं, बट कई बार सिर्फ एफर्ट्स लेके काम होता है ऐसा भी नहीं है। वो एफर्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करना, एंड पर्टिकुलरली जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जैसे बोला कि मैं आज कोई आपको ऐसा मोटिवेशनल फिलोसॉफिकल लेक्चर नहीं देने वाला, बट जो कुछ पास्ट में बच्चों की गलतियां हुई है वो गलतियां सिर्फ बता देता हूँ, हो सके तो वो गलतियां अवॉइड करो, वो गलतियां मत करो। छोटे छोटे से पॉइंटर्स है अपने पास जिसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। इवन यूट्यूब स्टूडेंट्स आप भी बहुत अच्छे से सुनो बेटा ये सब चीजें। आपने जिससे भी क्लास किया है कहीं तो भी एक जगह फेथ होना बहुत जरूरी है। स्टडी लीव में कैसा रहता है ना कि तुम लाइब्रेरी में पढ़ते हो, दोस्तों के बीच में पढ़ते हो, बाकी लोगों के साथ में पढ़ते हो, और कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज तो कुछ नहीं होता बट नॉलेज बांटने का एक, नहीं बोला तो भी अननेसेसरीली हैबिट डेवलप हुआ हुआ रहता है। जिसके पास नॉलेज है वो बांट रहा है तो बात अलग है, बट है नहीं लेकिन बांटने की इच्छा बहुत है। ऐसे लोगों से तो दूर रहा हुआ ही अच्छा। अब लाइब्रेरी में बैठे हुए रहते, कोई तो आके बोलता है अरे ये क्वेश्चन ना ये उस बुक में का बहुत बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में आने वाला है। आईसीआई के प्रेसिडेंट को नहीं मालूम एग्जाम में क्या आने वाला है, और ये लाइब्रेरी में बैठा हुआ बंदा बोलता है कि इस मटेरियल में का ये आने वाला है। होता क्या है मैं आपको बोलता हूँ, उसका इंटेंशन ये नहीं रहता कि भाई तुम्हारा कुछ खराबा करना है, बट उसको वो आदत है। हम क्या करते हैं ना, फिर अपना बेस मटेरियल छोड़ देते और फिर कुछ तो करने के चक्कर में लग जाते। इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो मैं बोल ही सकता हूँ कि आप लास्ट डे तक क्लास में बैठे हो तो आपने रेगुलरली क्लास किया हुआ है। अब मेरे को बोलो जो बेस मटेरियल है अपना अपना क्लास का स्टडी मटेरियल, जस्ट एक एग्जांपल के लिए कोई भी मटेरियल देखा तो यही रहने वाला है ना। हाँ, प्रेजेंटेशन का तरीका, थ्योरी सिखाने का, कंसेप्ट सिखाने का तरीका अलग हो सकता है, कंटेंट तो वही है ना। तो कंटेंट तो वही है, तो फिर जो अपन ने सीखा हुआ है वो किया हुआ बेटर है कि कुछ नया देखने का? जो किया है वही जल्दी दिमाग में जाएगा ना। तो सबसे पहला सजेशन, सबसे पहला एडवाइस, अगले 1.5 पौने 2 महीने में जो सेल्फ स्टडी होने वाली है, अपना नोटबुक ही अपना बेस होना चाहिए। बेस, बेस बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम बाकी मत करो, मैंने बिल्कुल भी ऐसे बोला नहीं। बाकी चीजें भी करो ना, आप टाइम है तो क्यों नहीं यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए पहले कंसेप्ट तो दिमाग में चाहिए। कंसेप्ट कहां से आएगा? अपने बेस मटेरियल से आएगा ना। और वो बेस मटेरियल बोलते हो, इवन मैंने दिया हुआ स्टडी मटेरियल भी नहीं बोलूंगा मैं वापस परसों जो बोला था वो बात बोलूंगा, मेरी नोटबुक, मेरी नोटबुक। कि तो मेरे स्टडी मटेरियल से भी बेटर और सिंपल लैंग्वेज में मैंने मेरे नोटबुक में लिखा के दिया ना, हर चीज लिखा के दी है। कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो मैंने लिखा के नहीं दी है। छोटे से छोटा कंसेप्ट रहेगा तो वो भी लिखा के दिया है। कंसाइनमेंट में अकाउंट सेल क्या होता है वो भी लिखा के दिया है, कोई चीज छोड़ी नहीं है। हर कंसेप्ट के नीचे उसका एग्जाम्पल लिखा के दिया हुआ है। नोटबुक अगर नहीं देखोगे ना, ये सब मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो सबसे पहली पॉइंट जो गलती बच्चे करते हैं कि नोटबुक देखे बगैर डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाते। क्या समझते रहे तुम अपने आप को? अभी बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बाजू में रखो। रेगुलर बैच में कब सीखा है? अप्रैल में। अभी कैसे याद आएगा यार, तुम डायरेक्ट अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने को बैठोगे तो 5-6 महीने पहले सीखी हुई चीज है, इतनी सारी चीजें दिमाग में गई है। 4-4 सब्जेक्ट लेके तुम बैठे थे इतने दिनों तक, 4 भी नहीं एक्चुअल में 5 सब्जेक्ट, वैसे इंग्लिश पकड़ा तो 5-5 सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग में गए हुए, इतना वास्ट सिलेबस गया हुआ है। और सिर्फ सिलेबस गया है ऐसा नहीं, बाहर की भी बहुत सारी चीजें दिमाग में जाते रहती है। कैसे याद आएगा? 5-6 महीने पहले कुछ किया हुआ डायरेक्टली तुम देख के सॉल्व करने जाओगे तो कहां से आएगा भाई? और फिर बोलते नहीं नहीं मुझे आ नहीं रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है,
ये जो वर्ड्स है ना, डिप्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये तो इतने कॉमन हो गए ना डिक्शनरी में, घंटा समझता तुमको फ्रस्ट्रेशन क्या रहता। इतने इतने से बातों को लेके फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन ये वर्ड्स अपन यूज करते हैं, डिप्रेशन बोलते। अरे भाई लाइफ में बहुत चैलेंजेस है आगे, ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग। तो सबसे पहले तो माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और वो पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा सा स्मार्टनेस उतना ही जरूरी है। सिर्फ डोंकी वर्क करके कुछ नहीं होता, मंकी वर्क भी लगता। डोंकी वर्क तो चलो है ही, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ती है, टाइम देना ही पड़ता है। बट वो जो टाइम दे रहे हैं ना, थोड़ा सा स्मार्टली देना चाहिए। स्मार्टली देना बोल तो क्या, कोई एक टॉपिक लिया तुमने, अब जस्ट एक एग्जांपल के लिए अपन बोलेंगे अपन कि बीआरएस का टॉपिक लिया, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने मत जाओ भाई। तुमको लगता भी रहेगा मेरे को आता है, सीबी बैल पीबी बैल बैल बैल, सीबी ओडी पीबी ओडी ओडी ओडी, आता भी रहेगा ना, लगता भी है ना, तो भी पहले तुम पूरी नोटबुक में दी हुई थियरी गो थ्रू करो। 4 सम्स हर टॉपिक के 4 सम बोल रहा हूं मैं, 4 सम्स। क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ने का, नोटबुक में का पूरा सॉल्यूशन देखने का सॉल्यूशन पूरा, क्वेश्चन पढ़ के वो तो तुम्हारे सामने पूरा आंसर आ गया। नोटबुक बंद करने का, तुरंत सॉल्व करने का, अब बिना देखे सॉल्व करो। बोल तो इन शॉर्ट देख के सॉल्व किया ना तुमने, क्या बोला समझा क्या तुमको मैं? पहले क्या करना है, पहले पूरी थ्योरी पढ़ना है, नोटबुक में लिखा के दी हुई। हाँ, पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने के बाद पहले 4 प्रॉब्लम के लिए स्ट्रेटेजी लेनी है। क्या करना है, प्रॉब्लम पढ़ना है, प्रॉब्लम पढ़ा, फिर उसका सॉल्यूशन गो थ्रू करना है, पूरा 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 सॉल्यूशन गो थ्रू करना है नोटबुक में, मैंने सॉल्व करा के दिया हुआ। फिर नोटबुक बंद करना है, और फिर बिना देखे वही सॉल्यूशन अपने को तुरंत करना है। 4 सम्स ऐसे करो, गारंटी से बोलता हूं, गारंटी से। 5वां सम बिना देखे, आंसर बिना देखे 70% तो तुम सॉल्व कर लोगे। 100% सॉल्व करोगे मैं ऐसा बोल भी नहीं रहा हूं, 70% तो तुम पक्का कर लोगे। एक हाथ दूसरी एडजस्टमेंट गलत हो सकती है उसमें भी, एक हाथ दूसरी एडजस्टमेंट, बट 70% 80% सम तुम करेक्ट कर लोगे। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना, 5वां सम हो गया, 6 सम हो गया, 7 सम हो गया, 8 सम हो गया, तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी कि भाई ये आया तो क्या करना है, ये आया तो क्या करना है। ये सिस्टम फॉलो करो, अभी भी टाइम बहुत है। तो अकाउंट्स तो वैसे, मतलब आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विथ मी, वैसे 2 बार हुए जैसा हो गया ना यार। ये बैच में भी तो हर चीज लिखा के दी है जैसे दी है, क्या छोड़ा है यार। हर चीज तुमको सब कुछ जो सिखाया है, लिखा के दिया है, उसकी प्रैक्टिस भी कराई है। ठीक है, रेगुलर बैच जितनी प्रैक्टिस यहाँ पॉसिबल भी नहीं थी, तो मैंने पहले ही दिन बोला था। तो ये चीज फॉलो करो, देखो तुमको अकाउंट्स में पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा, नेवर एवर स्टडी अकाउंट्स जस्ट बाय रीडिंग। टिक 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 आदत रहती है, डेबिट इधर क्रेडिट इधर, डेबिट इधर क्रेडिट इधर। 11th-12th में ऐसे करते, बहुत सारे लोग करते। तुम ऐसे अगर पढ़ाई करोगे यू विल फेल। आज ही बोलता हूं, आज ही बोलता हूं, यू विल फेल। अगला कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April। वेलकम। फेल हो जाओगे तो करना पड़ेगा ना, वापिस नया सिलेबस आएगा ना। क्या बोल रहे, इसका समझा नहीं हमको क्या बोल रहे हैं आप। बच्चों को आदत रहती है, लिखते नहीं आंसर, नोटबुक में है ना, देखते, हाँ टिक 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 टिक, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। क्या लगता तुमको ये तुम ऐसे अभी टिक टिक करने से एग्जाम में सब ये तुम लिख पाओगे? जो किया रहता ना वो भी एग्जाम में याद आता नहीं, लिखा हुआ भी। तो यहाँ ओरली पढ़ा हुआ कहां से याद आएगा यार। अकाउंट्स पढ़ के कोई भी पास नहीं हो सकता सीए का अकाउंट्स। 11th-12th छोड़ दो, वो बहुत बेसिक था, सब कॉमन प्रॉब्लम थे, सेम ही प्रॉब्लम रहते थे, अमाउंट्स बदले हुए रहते थे, आधे के हुए, डबल के हुए, अजय का सुजय नाम किया हुआ, सब ऐसे चेंजेस करके वही वही प्रॉब्लम रहते थे, तो जम जाता था। यहाँ पे ऐसा है क्या? राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए।
राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैंने जो स्टेप्स बोले वो स्टेप्स, पहले थियरी पढ़ो नोटबुक में का, फिर 4 प्रॉब्लम देख के सॉल्व करो, और फिर उसके आगे आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। आप समझो 5वें 6ठे प्रॉब्लम में बिना देखे तुम सॉल्व कर रहे हो, नहीं जम रहा, टेंशन नहीं लेने का, जाके देखने का सोल्यूशन क्या है, तुरंत देखो ना एडजस्टमेंट क्या कराया क्लास में। नहीं नहीं मेरे को आ नहीं रहा, अरे नहीं आ रहा तो देख ना भाई, है ना सोल्यूशन तेरे पास। ये थोड़ा पेशेंस का काम तो है ही, सीए कोर्स में पेशेंस तो लगते ही है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये चीज फॉलो करो, देखो तुमको तुरंत तुरंत तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल में तुमको दिख के आएगा कि ट्रेमेंडस इंक्रीज है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। शेड्यूलिंग कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये है कि टाइम शेड्यूलिंग कैसे करें सर, हम पढ़ाई का प्लानिंग कैसे करें। मैं कल 2 स्टूडेंट जो आए थे मैंने उनको दिया वैसे कल शेड्यूल मैंने बताया जनरल की कैसे होना चाहिए। मैं क्लासेस अभी नहीं है अज्यूम करके मैं आपको बता रहा हूं, क्लासेस नहीं है। अपने सबको भगवान ने कुछ चीजें कॉमन में दी हुई है, हर एक के पास 24 आवर्स ही है। किसी के पास भी 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा है क्या, किसी के पास कम है क्या 1 सेकंड, सबके पास 24 घंटे, सबके पास। हम्म ये 24 घंटे का एलोकेशन क्या होना चाहिए। देर आर फ्यू प्रोफेसर्स दोज हु से तुमने 2 दिन में एक बार ही 6 घंटे सोना चाहिए, उसको पूछने का तेरे ससुर ने सीए किया था क्या, ऐसे है ऐसे प्रोफेसर है क्लास में, ऐसे बच्चों पे एकदम भारी इंप्रेशन जमाने के लिए मैंने किया था, पूछने का उसको यहाँ कुछ लिखा है क्या है। अरे आदमी एक आध दिन पॉसिबल है भाई कि 2 घंटे 3 घंटे नींद हुई है ना वो कर लेगा, कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है ऐसे। तुम साइंस के अगेंस्ट में जाके, नेचर के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते बॉस। भगवान ने जिस तरीके का स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है, उसको जो कुछ बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरे करने ही पड़ते हैं, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। मेरे को लगता है कि 7 आवर्स कंप्लीट रेस्ट चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एज वेल एज मेंटल रेस्ट, नींद चाहिए 7 घंटे। फाउंडेशन लेवल पे मैं तो इंटर में भी यही बताता हूँ कि 7 घंटे की नींद लेने का। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा आप अनरियलिस्टिक नहीं बोल रहे, 7 घंटे कहाँ सोएंगे। मैं बोलता हूँ नहीं, 7 घंटे तो नींद चाहिए ही चाहिए। 7 घंटे जब आप नींद लेते हो ना तो बचे हुए 17 घंटे जो होते हैं उसमें जो इफिशिएंटली बॉडी ने काम करना चाहिए, फिजिकली भी एंड मेंटली भी, उसकी एनर्जी वो 7 घंटे में मिलती है। 7 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। 7 से ज्यादा मत सो, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि फिर वो डिजीनेस, वो एक डलनेस आ जाता है, डलनेस आ जाता है। संडे को बहुत बार होता है मेरे साथ, ही मैंने शायद पीछे कभी शेयर किया रहेगा आपके साथ। संडे को अगर मैं दोपहर में खाना खा के मस्त खाना खाया है, समझो कुछ मीठा वीठा खा लिया, सो गया, 2-3 घंटे अगर सो गया दोपहर में मैं, वो दिन मेरा फिर ना आगे का पूरा ऐसा डल जाता है, ऐसा वो ऐसा मोमेंटम ही नहीं आता, वो एक्टिव ही नहीं हो पाता है ऐसे। क्यों, तो क्या ना इतनी नींद की भी आदत नहीं रहती ना, वो डलनेस आ जाता है। अपने को वो भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 4 ही घंटे सोए, 4 घंटे सोए तो भी ध्यान नहीं लगेगा, वो तुम नींद में रहोगे फिर। तो साइंटिफिकली इट इज प्रूवन 6 to 7 आवर्स स्लेप, 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए तुमको। 7 घंटे की मोर देन इनफ है। 6 घंटे कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे लगता है कि तुम्हारे सिलेबस ने सब देखते हुए 7 घंटे की नींद अपन पकड़ के चलते हैं। अब इसको आप ब्रेक करना है तो ब्रेक करो, 6+1 करो या 7+0 रखो, समझा क्या। 6+1 बोल तो रात भर में 6 घंटे, दोपहर में 1 आध घंटा रेस्ट के लिए अगर चाहिए तो, नहीं तो फिर सीधा सीधा 7+0, रात भर में 7 घंटे की एकदम अच्छी नींद लो। देखो बेटा, ये मैं अभी सिर्फ फाउंडेशन के लिए बोल रहा हूँ, इंटर का तो बहुत अलग स्केल है, इंटर में जाने के बाद वापस बात करेंगे इसके ऊपर। फाउंडेशन में भी अभी 1.5-2 महीने ये मोमेंटम कैरी करना है ना, कोई एक हाथ दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये। और 1.5-2 महीने बोल तो लंबा टाइम होता है, 50 दिन है। सुनने के लिए लगता है अभी अपने को अरे हाँ ये तो कर लेंगे, 50 दिन तक ये मोमेंटम कैरी करना है अपने को।
एक दिन फॉर्म फॉर्म में आके कर लिया, नेक्स्ट डे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फायदा नहीं। इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद तुम लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। कितने घंटे बज गए? 17। सबके पास है? 7 घंटे नींद ले ली सबने? सबके पास 17 घंटे बचे हैं? बचे हुए 7 घंटे। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। तुम ठहराओ क्या करना है, यू डिसाइड, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू वो 7 घंटे में। अभी इसमें से किसी को लगता है कि भाई मोबाइल पे तो अभी आपकी आदत है, क्या करेंगे? अब तुम डिसाइड करो, वो जो 7 घंटे उसमें मोबाइल पे 7 घंटे देना है, मोबाइल पे 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है, क्या करना है? मेरा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा उसमें मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 1 आवर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो। वैसे तो बेस्ट एक्सरसाइज जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स, वो है साइकिलिंग एंड स्विमिंग। बट मुझे लगता है कि अभी तो ठंडी के दिन है, बीमार मत पड़ो एग्जाम के पहले, स्विमिंग तो पॉसिबल होगा नहीं, ठंड बहुत है अभी। अब यही अगर मई अटेम्प्ट रहता है, जून अटेम्प्ट, तो मैं बच्चों को जिनको आता है स्विमिंग उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि तुम जाओ। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन गाइज, साइंटिफिकली, कि तुम अगर साइकिलिंग या स्विमिंग करते हो तो तुम्हारे सारे सारे मसल्स पूरे उसमें यूज होते हैं। ये दो एक्सरसाइज पर्टिकुलरली ऐसे है, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, जिसमें सारे मसल्स यूज होते हैं एंड बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो तुमको तुम्हारे कंसंट्रेशन लेवल में भी हेल्प करती है। साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सुशील सर नहीं बोल रहे, ये साइंस ने बोला है। तो 1 घंटा एक्सरसाइज तुमने करना चाहिए। अब तुम वो कुछ भी करो, किसी को जिम जाने की आदत है तो जिम जाओ, नहीं है जिम जाने की आदत तो कोई फुटबॉल खेलता है फुटबॉल खेलो, एग्जाम के एक दिन पहले भी 1 घंटा फुटबॉल खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खेलो, कोई कोई इशू नहीं है उसमें। और कुछ नहीं है, ना अपने को स्विमिंग आता है, ना अपने को रनिंग करना है, ना अपने को जिम करना है, फुटबॉल भी नहीं खेलना है, वॉक तो हो ही सकता है। वॉक कर सकते क्या? 1 घंटा वॉक करने का, 1 घंटा, 1 घंटा वॉक करने का बोल तो करने का, लेकिन हाँ। हम्म। कितना कितना टाइम बच गया? 10 घंटे। नो चॉइस। अब यहां पे कोई चॉइस नहीं है बॉस, यहां पे कोई चॉइस नहीं है। दिस इज प्योरली प्योरली योर स्टडी टाइम, ये कंप्लीटली स्टडी टाइम है तुम्हारा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, नथिंग, जीरो कॉम्प्रोमाइज है यहां पे। तुमको ऐसे लग रहा है क्या कि आज लास्ट डे पे सर मोटिवेट करने के हिसाब से कुछ तो ऐसा अनरियलिस्टिक बोल रहे? 7 घंटे की नींद बोल रहा हूं मैं, 7 आवर्स। उसके बाद 7 घंटे तुम्हारे मन में आया वो करो बोल रहा हूं, उसमें भी बोल रहा हूं कि 1 घंटा एक्सरसाइज, उसमें भी पढ़ाई नहीं है। तो 7 और 7 14 घंटे तो तुम्हारे हिसाब से है ना रे, है कि नहीं? बचे हुए 10 घंटे तुमको मेहनत लेनी पड़ेगी बेटा, और वो नहीं ले सकते तो इसी लेवल पे सोच लो, फाउंडेशन लेवल पे, कि अपने को ये कोर्स करना है क्या। सीरियस नोट पे बोलो, मैं बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ये 10 घंटे हम नहीं निकाल सकते ना, सोचना पड़ेगा कि अपन ने ये करना है क्या फिर। और यहीं पे सोचो, और ज्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट मत करो फिर इस कोर्स में, क्यों तो इंटर में जाने के बाद और अलग सारे स्ट्रेटेजीज बनते हैं, और इतना इतना कंपटीशन हो चुका है कि उस कंपटीशन में सरवाइव होना है तो तुमको अपने आप को अलग प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। नहीं तो फिर क्या है ना, भीड़ है, भीड़ में से एक अपन बन के रह जाएंगे, कहाँ खो जाएंगे भीड़ में समझेगा भी नहीं। भीड़ में अलग से दिख के आना है तो वैसे अलग से एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स डालने भी पड़ते हैं। और मैं बिल्कुल भी, मैं इसलिए बोला ना, कोई प्रोफेसर है ऐसे अपने पास जो बोलते हैं प्रेस्टीज पॉइंट में, बहुत नमूने अपने पास एक एक, 18 घंटे पढ़ाई करो, 20 घंटे पढ़ाई करो। तुम्हारे काका जी ने की थी क्या 18 20 घंटे पढ़ाई?
अरे कुछ भी बोलते तुम सीए बन गए, प्रोफेसर बन गए बोल के माइक दे दिया बोल तो कुछ भी बोलोगे क्या माइक पे? अरे मैंने नहीं किया भाई मेरी जिंदगी में कभी। फाइनल लेवल पे मैंने किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फाइनल में। मॉर्निंग में 7 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था, रात में 12 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, बीच में अप्रोप्रिएट ब्रेक्स थे, चाय का, नाश्ते का, खाना खाने का, दोपहर में हेड डाउन करने का। बट फिर भी इफेक्टिवली मेरे को लगता है कि तब भी 13-14 घंटे पढ़ाई होती रहेगी मेरी, 13-14 घंटे। 18-20 घंटे किसको बोलते हैं यार? बोल तो तुम कुछ भी बोलोगे क्या मन में आया हो? बच्चों के ऊपर रोब झाड़ना है बोल के मैं प्रोफेसर मैंने किया। नहीं होते रहता, नहीं तो ट्राई करना भी नहीं अपने को। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स। सबसे इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट मशीन्स। क्या रहता है ना, देखो ये फैन है, एसी है, इसको तुम 24 घंटे चालू रखो वो चालू रहता है, उसको बंद कर दो बंद हो जाता है, अगले से मिनट पे तुम वापस चालू करो वो चालू हो जाता है, क्योंकि तो मशीन है। हम है क्या वैसे? अभी कल वो मैक्सवेल ने जो इनिंग खेली, अपन देख रहे थे कि उसको कितनी तकलीफ हो रही थी, भाग कैसे रहा था वो, जिन्होंने भी मैच देखी रहेगी। राइट, उसके मसल पुल हो चुके थे। और प्लाज्म, उसको प्लाज्म जो बोलते, कल मेरे को वो भी समझा, मेरे को जो आप कई दिनों से मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तकलीफ हो रही है, मेरे को खुद को भी वही हुआ है, प्लाज्म जो बोलते। तो कल वो कमेंटेटर में भी बता रहे थे, बाद में भी मैंने पढ़ा है एक आर्टिकल, उसको वो तकलीफ स्टार्ट हो गई थी कि तो मुंबई में था ना मैच, और वहां पे मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, और उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मेरे को बोलो अभी मैक्सवेल को तुम बोलोगे कि 5 मिनट बैठा वापिस से तू जान वापिस वैसा खेल, होगा क्या ऐसे? अरे ह्यूमन बींग्स है बॉस अपन। तो जो प्रैक्टिकली फिजिबल है ना वही चीज करेंगे अपन। तो अगले 1.5 पौने 2 महीने बोल तो 50 दिन अपने को ये मोमेंटम कैरी करना है भाई। तो ये अनरियलिस्टिक लगता है क्या तुमको? बिल्कुल भी नहीं है अनरियलिस्टिक। मैं कभी अनरियलिस्टिक बात करता ही नहीं हूं। मैं तो अपने आप को उस जगह पे रखता हूं, मैं अगर हूं तो कर पाऊंगा क्या, तो ही मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं। तो बिल्कुल पॉसिबल है 7 घंटे की नींद, 7 घंटे का तुम्हारा जो टाइम पास करना है, जिसको जितना टाइम देना है वो दे दो, बचे हुए 10 घंटे लेकिन फिर यार बहुत सिंसियरली वो पढ़ाई होनी चाहिए। ये 10 घंटे का जो बाइफर्केशन है, वो बाइफर्केशन एक शॉर्ट में बताता हूं मैं तुमको कैसे करना है। मैं किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस यहां कम नहीं कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट का कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूरत के हिसाब से आपको कुछ सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा और कुछ सब्जेक्ट्स को कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा कम लगेगा। अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ एंड इंग्लिश, हाँ वो इको एंड बीसी के 3 3 2 2। बच्चे पूछते सर एक दिन में एक सब्जेक्ट करने का कि कैसे करने का? हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट मेरे को अगर पूछोगे तो मैं एज अ स्टूडेंट क्या किया मैं वो बता रहा हूँ। 4 सब्जेक्ट है तो बिल्कुल मैंने दिन भर में 4 सब्जेक्ट करनी चाहिए। चारों सब्जेक्ट एट अ टाइम आगे जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, मोनोटोनस नहीं होता, आदमी बोर भी नहीं होता। क्लास चलते रहता है ना तब की बात अलग रहती, नहीं बोला तो भी क्लास में कुछ ना कुछ अपनी हंसी मजाक होती है, इंटरेक्शन होते रहता है, प्रोफेसर के साथ बात होती है, वो एक माहौल अलग रहता है क्लास का, टाइम निकल जाता है। सेल्फ स्टडी बोल तो अकेला करना है ना, आदत नहीं रहती रे इतनी इतनी देर बैठ के करने की। एक ही सब्जेक्ट लेके बैठोगे ना तो मोनोटोनस हो जाएगा, और उसमें कई बार प्रॉब्लम क्या आता है, मोनोटोनस हो गया तो बाकी के सब्जेक्ट पीछे पड़ जाते हैं, वो भी ढंग से होता नहीं, और फिर बाकी के पीछे पड़ गए कि फिर वो प्रेशर वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर टेंशन में कब कन्वर्ट होता है समझता नहीं अपने को। प्रेशर रहना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर प्रेशर एंड टेंशन में क्या फर्क है, तो बहुत एक थीन लाइन है उसमें, बहुत एक थीन लाइन है बोल रहा हूं मैं। प्रेशर बिल्कुल होना चाहिए, आदमी प्रेशर में ना काम करता है, प्रेशर रहा कि वो बराबर काम करता है। टेंशन आ गया, टेंशन हावी हो गया तुम्हारे ऊपर, तो फिर जो काम हो रहा है वो होगा भी नहीं। इसलिए चारों सब्जेक्ट एट अ टाइम करो, ये तो मेरा रिकमेंडेशन है। 3 घंटे अकाउंट्स, 3 घंटे मैथ्स, 2 घंटे लॉ, 2 घंटे इको। अब ये एट अ स्टेज 10 घंटे होगा क्या? ये बीच बीच में तुमको ये 7 घंटे नींद के छोड़ देते अपन, बचे हुए 17 घंटे में से ये 10 घंटे तुम डिसाइड करो तुमको कैसे चाहिए। मेरे को पूछोगे सर आप क्या करेंगे एज अ स्टूडेंट, अब वो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो सकता है तुम्हारे जनरेशन के लिए, कि तो तुम्हारे जनरेशन के स्लीपिंग हैबिट्स बहुत उल्टे हैं और मेरे स्लीपिंग हैबिट्स बहुत उल्टे हैं। बोलते मैं जिस स्टूडेंट एज में से आया हुआ हूं,
मैं पीछे भी बोला था मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे कुछ भी बोलते सर आप। मैं रात में 8:30-9 बजे सोता था, सवेरे 2:30 बजे उठता था। अब मेरे को आदत ही थी वो। और मेरे को रात में कभी भी, आज भी मेरे लैपटॉप लेके भी काम करने को बैठता हूँ तो रात में मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। मेरे को सवेरे तुम अभी भी बोलो सर 3 बजे उठना है और कुछ काम करना है, मैं रेडी रहता हूँ। अब वो हर एक की अपनी अपनी टेंडेंसी है, तुम डिसाइड करो। लेकिन उसमें कि उसमें एक वाया मीडिया क्या हो सकता है, मैं आपको क्विकली बताता हूँ कैसे प्लानिंग हो सकता है। तो भाई लेट्स से तुम्हारे नींद के जो टाइमिंग है 12 मिडनाइट टू 7, 7 घंटे की नींद समझो। अब ये किसी का 1 से 8 हो सकता है, किसी का 2 से 9 हो सकता है, वो इंडिविजुअल हर एक जन सोचे क्या है। तो ये तो रेस्ट हो गई तुम्हारी, बरोबर ना। 8 बजे तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, 8 से 10, 11 से 1, 10 से 11 बीच में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 11। क्या है सर ये? एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि 8 से 10 में मैं लॉ करूंगा सवेरे। मेरी 7 घंटे की नींद हुई हुई है, फ्रेश माइंड है मेरा, नींद अच्छे से हुई हुई है। नहा धो के पढ़ाई को बैठो प्लीज। क्लास में बिना नहाया आ गए चल जाता है। स्टडी लीव में क्या है ना, दिन भर अपने आप को भी अच्छा फील होना चाहिए। 8 से 10 लॉ, 10 से 11 ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लो, या जो भी है ब्रेक लो, ब्रेक तुम डिसाइड करो ये ब्रेक में क्या करना है, इट इज योर चॉइस। 11 से 1 में मैथ्स, लंच, अगेन मैथ्स, ब्रेक, इको, ब्रेक, डिनर ब्रेक। डिनर ब्रेक यू मे एक्सटेंड नो प्रॉब्लम टू 8:30 और इवन 9, एंड फिर 9 से 12 बिंदास अकाउंट्स करो रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बारह बजे सो जाओ। अब वो तुम तुम्हारे हिसाब से शिफ्ट करो ना इसको, शेड्यूल को। मैंने एक आइडियल प्लान क्या हो सकता है मेरे हिसाब से मैंने तुमको बताया, ये ऐसा हो सकता है। अब मैं वापस वही क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि इज दिस अनरियलिस्टिक। 2-2 घंटे के ब्रेक है बीच में। अब इसमें से जो है, ये जो 7 से 9 का ब्रेक है, ये 7 से 9 के ब्रेक में 7 से 8 वो जो मैं एक्सरसाइज बोल रहा था ना, वॉक करो तुम। कुछ नहीं तो टेरेस पे जाओ अपने घर के, बिल्डिंग में हर बिल्डिंग को टेरेस रहता है, टेरेस पे जाओ, टेरेस पे वॉक करो। इतना ही रिक्वेस्ट है कि वो 1 घंटे में ना बेटा, तुम्हारे साथ में ना तुम्हारे फ्रेंड्स होने चाहिए, ना तुम्हारे पेरेंट्स होने चाहिए, ना तुम्हारे सिबलिंग्स होने चाहिए, ना तुम्हारा मोबाइल होना चाहिए। माइंड को अपने को एकदम एकदम रिलैक्स अगर करना है ना, देखो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, ये इसकी आदत नहीं रहती, ये बोलने के लिए मैंने बोल दिया, आप बोल भी रहे हो। जब शुरू करोगे ना फॉलो करना, चैलेंजेस आएंगे, ऐसे लगता है कि बाप रे बहुत ऐसा ये हो रहा है। तो इसको उतना मेंटल पीस रखना भी बहुत जरूरी है। तो वो 1 घंटा एक्सरसाइज जो है ना, वो तुमको रिलीव करेगा इस सब प्रेशर में से। आजू बाजू में कहीं मंदिर है ना, मंदिर तक वॉक करते जाओ, मोबाइल मत ले जाओ साथ में। मोबाइल रहा कि आदमी फिर किसको तो फोन करता है, कोई तो सामने वाला निगेटिव कुछ तो बोलता है, तेरा ये हुआ क्या, मेरी इतनी पढ़ाई हो गई, उसने इतने पेपर दिए, इसने ये किया वो किया। कोई कोई दो लोग सेम है नहीं भाई। उसकी इतनी पढ़ाई हो गई, मेरी कितनी पढ़ाई हो गई, बेवकूफी है ये कंपैरिजन करना, बेवकूफी है। 5 उंगलियां सेम है क्या? अरे भाई हर एक की ग्रास्पिंग की स्पीड अलग अलग है, हर एक का राइटिंग स्पीड अलग अलग है, हर एक का रीडिंग स्किल अलग अलग है भाई। तुम कैसे कंपैरिजन कर सकते? नहीं नहीं सर उसके तो 2 सब्जेक्ट पूरे हो गए, मेरा एक भी नहीं हुआ। अब क्या कर सकते, वो है, तू है, क्या कर सकते उसको? मतलब उसके जो 2 सब्जेक्ट हुए हैं वो कैसे हुए ये तेरे को मालूम है क्या? काय को किसी और में इंटरेस्ट ले रहा भाई, तू तेरा देखना। बहुत छोटी छोटी सी बातें, बट ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती।
तो बेटा ये इस तरीके से फॉलो करो, मुझे लगता है कोई चैलेंज आएगा नहीं। 1 घंटे का एक्सरसाइज जो मैंने बोला है आप करो, देखो फॉलो करके देखो, आपको खुद को फर्क ध्यान में आएगा, आप खुद होके मेरे को बोलोगे कि सर बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ बोल के। और ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ बच्चों की जिन्होंने ये मैसेज मेरे को स्टडी लीव में किए हुए हैं कि सर वो जो 1 घंटे का आप बोलते हो ना, हमेशा मी टाइम बोलता हूँ मैं एक्चुअली उसको, मी टाइम, जिसमें मेरे को पेरेंट्स भी साथ में नहीं चाहिए। खाना तुम पेरेंट्स के साथ बैठ के खाओ, उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए। बाकी जो ब्रेक है वहां पे तुमको दोस्तों के साथ बातें करनी है तो करो। हो सके तो रिक्वेस्ट है, थोड़ा कितना सबको जम पाता है मालूम नहीं, बट यार ये पीरियड में ना, ये फेज में ना, जो ऐसे निगेटिविटी वाले लोग रहते हैं ना, जो ऐसे हमेशा ऐसे कुछ तो उल्टा सोचते, निगेटिव सोचते, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो यार। उनकी जिंदगी उनको इनके हिसाब से जीने दो, अपने को अपना पॉजिटिव सोच के आगे जाना है, बहुत जरूरी है ये। वो धनतेरस के लिए एक वीडियो बनाया थे, तो ऐसे ही पूछा गया कि भाई धनतेरस को आप कैसे स्टूडेंट लाइफ से कोरिलेट करोगे, मेरे को पूछा। मैंने बोला कि भाई धनतेरस का महत्व ये है कि धनवंतरी उस दिन समुद्र मंथन में से निकले थे, और एक हाथ में उन्होंने अमृत का कलश, अमृत, और एक हाथ में आयुर्वेद लेके आए वो। और ये दोनों भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आयुर्वेद भी और अमृत भी। अब देखो हम आज ना समुद्र में ही है, एक आज इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, हम वो समुद्र में ही है। अब वो समुद्र का समुद्र मंथन करके, चर्निंग करके अपने को क्या लेना है, अमृत कैसे निकालना, ये अपने हाथ में रहता है। तो भाई पॉजिटिव चीजें लेके ही आगे जाओ, नहीं तो नेगेटिव बातों में उलझो मत, उसका कोई यूज नहीं है। और वो 1 घंटे की एक्सरसाइज के टाइम में मैंने जो बोला, अकेले बोलते हो, अकेले मोबाइल भी मत रखो, गाने भी मत सुनो, माइंड को रिलैक्स होने दो भाई। जो थॉट्स वगैरह आते हैं ना वो सब निकल जाते हैं बाहर, आदमी शांत हो जाता है एकदम, वापिस पढ़ाई करने के लिए एनर्जी आ जाती है। 8 दिन फॉलो करके देखो क्या रिस्पॉन्स आता है, देखो मेरे को बताओ क्या क्या होता है। अगर पॉजिटिव हो रहा है सजेस्ट करो लोगों को कि भाई ऐसे फॉलो करो, फायदा होता है। अच्छी चीजें सजेस्ट करो लोगों को, ज्ञान मत बांटो। हाँ, अपने पास ज्ञान बांटने का बहुत शौक होता है। रियलिस्टिक रहते हुए चीजें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अकाउंट्स का बहुत मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताया हूं कि कैसे पढ़ाई करना है। नोटबुक, थ्योरी, 4 प्रॉब्लम हर टॉपिक के पहले देखो, प्रॉब्लम पढ़ो, आंसर गो थ्रू करो, फिर नोटबुक बंद करके वो सॉल्व करो। समझो देख के भी सॉल्व करते वक्त नहीं जम रहा है, वापस नोटबुक ओपन करो, देखो। ये जब मैं 10 घंटे का शेड्यूल बता रहा हूं ना आपको, अकाउंट्स 3 घंटे, मैथ्स 3 घंटे, लॉ 2 घंटे, इको 2 घंटे, तो इफेक्टिव पढ़ाई 8 साढ़े 8 घंटे होंगी। सिटिंग 10 घंटे होगी, इफेक्टिव पढ़ाई 8 साढ़े 8 घंटे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, 50 दिन बाकी है ना, इसमें के पहले 15-20 दिन तुम ये फॉलो करो, ये जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद में ना तुम खुद ब खुद ये 10 घंटे के 12 घंटे कर दोगे, क्यों तो सिंसियरिटी आ जाती है, वो डिसिप्लिन लग जाता है अपने को। वो डिसिप्लिन पहले 10-15 दिन में लगाना, लेकिन वो रिगरसली करना पड़ता, वो मन पे लेके किए तो होता। प्रायोरिटीज डिफाइन करो, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रायोरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। आज की प्रायोरिटी क्या है, आज की, अब स्टडी बोलने के बजाय अभी तो अब एग्जाम ओरिएंटेड ही जाना है ना, बराबर है। तो अभी तो प्रायोरिटी आज की डेट में तो सीए फाउंडेशन दिखती है मेरे को, तो फिर बाकी सारी चीजें बाजू में रह जाएगी। बाकी सारी चीजों के लिए ये 7 घंटे है, बट ये 10 घंटे में कुछ भी चॉइस है क्या, कोई चॉइस नहीं है भाई। ये फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आज, ये सेकंड प्रायोरिटी है मेरी, ये जो है ना ये थर्ड प्रायोरिटी। इसमें क्या करना है क्या नहीं है थर्ड प्रायोरिटी वाली चीजें। हो सके तो खिलौने से दूर रहो, ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, क्यों तो बोल के फायदा होता नहीं। बट अगर लगता है कि ये सामने बैठे हुए इंसान को कुछ अकल है, कुछ समझता है, राइट, बड़ी बड़ी ज्ञान जो दे रहा है आज, तो लगता है कि इसको समझता है, तो हो सके तो ये खिलौने से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। बाकी तो लास्ट डे है तो थोड़ा ऐसे एकदम फॉर्मल थोड़ा बोलूं क्या मैं ऐसे, हाँ गाइज, वी आर देयर फॉर यू 24/7, expert always with you, for you, right, we are there for you always। मैं ऐसा बोल के हमारा इंपॉर्टेंस, अपने रिलेशन का इंपॉर्टेंस कम नहीं करूंगा। वी जेन्युइनली आर देयर फॉर यू एनी टाइम। कभी भी कुछ होता है, कुछ भी लगता है, कुछ भी फ्रस्ट्रेशन आता है, कई बार पर्सनल चैलेंजेस रहते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ भी रह सकता है, बच्चे आते हैं, फैमिली के कुछ इश्यूज रहते हैं जो पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, वो भी शेयर करते हैं। वी फील प्रिविलेज्ड कि बच्चे
हमारे पास आ रहे कुछ होप के साथ कि यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, तो रियली वी आर प्रिविलेज्ड। तो बेटा अभी प्रायोरिटी अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए अगले 1.5-2 महीने के लिए, बाकी सारी बातें अपन बाद में भी देख सकते। तो पॉजिटिव रहो, मस्त दिवाली एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि दिवाली है तो भी ये 10 घंटे फॉलो करना है। दिवाली के दिन फुल यार, साल का सबसे बड़ा त्यौहार है यार, एंजॉय करो दिवाली के दिन। जो लोग पुणे में है ना, फोन करो, अपन मिलेंगे दिवाली के दिन, पक्का मिलेंगे, राइट। सो वो दिन पूरा फुल एंजॉय करो, बट फिर उसके लिए तब तक के जो दिन बचे हुए 3-4 दिन सीरियसली करो ना पढ़ाई। हो सकता है क्या कुछ ऐसा बहुत अनरियलिस्टिक है? कुछ तो भी जो बोलना बोल के लास्ट डे पे बोल रहा क्या मैं? हाँ बोल के तो फटके बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यस। सो गाइज, यूट्यूब स्टूडेंट्स, very happy to get communicated with all of you through this comprehensive revision batch. I hope कि ये बैच आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, और आप मुझे याद करोगे कि हाँ सुशील सर ने पढ़ाया था। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है कभी भी, तो आप मुझे, मेरे सोशल मीडिया सारे हैंडल्स तो मालूम ही है, कहीं पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, मेल कर सकते हो। कल मैंने ईमेल आईडी भी दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड मैं थोड़ा नवंबर एंड में थोड़ा बिजी हूँ, बट दिसंबर का पूरा महीना मैं कंप्लीट फ्री हूँ, पुणे में ही हूँ, रोज ऑफिस में रहने वाला हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ऑलवेज, नॉट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, जेन्युइनली फॉर यू। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आया तो बिंदास याद करो। हाँ, सवेरे उठे बराबर 3 बार, रात में सोने के पहले 3 बार जय सुशील। हाँ, सो जय सुशील का नारा एग्जाम के फेल्यूर से दूर रखेगा तुमको। ठीक है। हाँ, चलो गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।